जो मेरा है वो कुछ भी कर दे मैं उसे बचाऊंगा, और जो मेरा नहीं है वो कुछ न भी करे तो मैं उसको निपटा दूंगा। यही मंत्र पिछले लगभग एक दशक से वर्तमान सत्ता का मौलिक आधार बन चुका है। इसी मंत्र के साथ पिछले 11 साल से तमाम यौन शोषण के आरोपियों को बचाया गया, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोपियों को बचाया गया, यहां तक कि जो दूसरे दलों में थे उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, जांच एजेंसियों का डर दिखाकर, कनपट्टी पे बंदूक सटाकर अपने साथ मिलाया गया। हर दिन इस बात के प्रमाण सामने आते ही रहते हैं। एक बार फिर से आया है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव तो आपको याद ही होंगे, जिनकी जबान से मुसलमानों के प्रति प्रेम के सुगंधित फूल झड़ते हैं। इन्हें लेकर और इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को लेकर एक गजब कहानी सामने आई है, जो मोदी सत्ता के असल चरित्र को एक बार फिर से उजागर करती है। इनके खिलाफ पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना एक्शन लेना चाहते थे, मगर शायद उन्होंने बचा लिया, जो कुछ सप्ताह पहले ही जस्टिस खन्ना और सुप्रीम कोर्ट को लेकर आग बबूला हो रहे थे। बाकायदा चिट्ठी लिखकर बचाया है। नाम याद तो आ ही रहा होगा, याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, थोड़ी देर में पूरी बात विस्तार से करेंगे। अच्छा, एक चीज और हमने देखा, पिछले 11 साल में जो भी संगठन या समुदाय या ग्रुप मोदी सत्ता के किसी एक्शन का विरोध करता है तो उन्हें नकली बताकर कुछ अन्य आर्टिफिशियल लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, नकली लोगों को। उदाहरण के तौर पर जब किसान विरोध में उतरे तो कह दिया गया कि सब तो किसाने नहीं है, कांग्रेसी हैं, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, और कुछ कथित भाजपाई किसानों को सामने लाया गया एक्टिंग करने के लिए। जब नौजवान सड़क पर उतरे तो कह दिया गया कि सब तो नौजवाने नहीं है, कामचोर हैं, विपक्ष की साजिश है। और तो और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जब शंकराचार्यों ने जाने से मना किया और विरोध किया तो भाजपाई सिस्टम कहने लगा कि ये सब तो शंकराचार्य नहीं है, और उसी दौरान कुछ नए शंकराचार्य प्रोड्यूस कर दिए गए। अब सवाल यह है कि क्या जानबूझकर कोई है जो फर्जी रवीश कुमार पैदा करना चाहता है, यानी वो पत्रकार जिन्हें देश की जनता सुनना चाहती है, जिन पर भरोसा करती है? क्या उनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई षड्यंत्र चल रहा है संगठित तरीके से? और नहीं चल रहा है तो जो चला रहे हैं उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता? ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसे लेकर खुद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता रवीश कुमार ने ट्वीट किया है, नाराजगी जताई है। और तीसरा मामला है पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यपाल मलिक का। कहा जाता है कि व्यक्ति मरते वक्त झूठ नहीं बोलता। उन्हीं परिस्थितियों को महसूस करते हुए सत्यपाल मलिक ने मोदी सत्ता पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। तीनों ही मामले बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो जल्द से जल्द अपने इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी आवाज को बुलंद करते रहिए। अब सबसे पहले बात सत्यपाल मलिक जी की कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं, और सच कहूं तो ये तस्वीर जब मेरी नजरों के सामने आई तो मैं चौंक गया। ये तस्वीर अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इनका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, किन परिस्थितियों में चल रहे हैं। कहा जाता है कि जब व्यक्ति को अपने जीवन के आखिरी क्षणों का एहसास होता है तब वो पूरी दुनिया से प्रेम करने लगता है। उस वक्त वो झूठ, फरेब, चालबाजियों से दूर होने लगता है, और इसी आधार पर यह बात चलती है कि जो व्यक्ति मृत्यु शैया पर लेटा हो वो कभी झूठ नहीं बोलता। ये बात कहने में अजीब लग रही है, मगर सत्यपाल मलिक को जब ऐसी परिस्थितियों का एहसास हुआ तो उनकी तरफ से ये ट्वीट सामने आया, और उन्होंने जो लिखा है एक एक शब्द को जरा ध्यान से सुनिएगा। लिख रहे हैं कि नमस्कार साथियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने से अस्पताल में भर्ती हूं, किडनी की समस्या से जूझ रहा हूं। परसों सुबह मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं ना रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। इस लाइन को एक बार फिर से सुन लीजिए, पढ़ रहा हूं। सत्यपाल मलिक लिखते हैं कि मैं रहूं ना रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि जब गवर्नर के पद पर मैं था तो उस समय मुझे 150 करोड़ की रिश्वत की पेशकश भी हुई, परंतु मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा, और मेरा ईमान वो कभी डिगा नहीं सके। कौन नहीं डिगा सके? आप जानते हैं। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनका साथ दिया। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक इस सरकार ने जांच नहीं करवाई। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर मुझे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद ही निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था कि इस मामले में करप्शन है, और उन्हें बताने के बाद में मैं खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद में किसी अन्य के हस्ताक्षर से यह टेंडर हुआ है। मैं सरकार को और उसकी सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं। मैं न तो डरने वाला हूं और न झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में
पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई जरूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास क्या मिला। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद आज भी मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूं और कर्ज में भी हूं। अगर मेरे पास धन दौलत होता तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। तो ये बातें भाजपा के उस नेता ने लिखी हैं जिन्हें मोदी शाह की जोड़ी ने खुद ही राज्यपाल बनाया था। इनके अनुसार सच बोलने और भ्रष्टाचार की पोल खोलने, मोदी सत्ता के भ्रष्टाचार को सामने रखने की सजा इन्हें मिल रही है। आर्थिक स्थिति ऐसी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने की हैसियत नहीं है, एक कमरे के घर में रहते हैं। वैसे आपको याद तो होगा ही, पुलवामा हमले को लेकर इन्होंने ही खुलासा किया था कि भारत के जवान 5 जहाज मांग रहे थे। हमले के तमाम इनपुट थे, मगर मोदी सत्ता ने जवानों के लिए जहाज उपलब्ध नहीं करवाया। महीनों तक चिट्ठियां धूल फांकती रही मंत्रालय में। मजबूरी में उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा और यह घटना हुई जिसमें हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हुए। इसके अलावा किसानों के मामले पर शायद सत्यपाल मलिक इकलौते भाजपाई नेता थे जो सत्ता में रहते हुए किसानों की बात कर रहे थे। गवर्नर रहने के दौरान इन्होंने जब घूस कांड का खुलासा किया तब हमने विस्तृत वीडियो में चर्चा किया और हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरीके से लगातार इन्हें डराने की कोशिश की जा रही है जांच एजेंसियों के माध्यम से। अब जरा सोचिए कि क्या ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद भी कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगाएगा? और यह कौन सा अमृतकाल चल रहा है जब विसल ब्लोअर को, यानी आवाज उठाने वाले को ही, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले को ही फंसा दिया जाता है? जरा आप कल्पना करिए, क्या ईमानदारी की इतनी भयंकर सजा, यानी बेईमानी ना करने की इतनी भयंकर सजा मिलनी चाहिए? एक पूर्व राज्यपाल प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने की इच्छा रखते हैं, ईश्वर न करे, लेकिन वो खुद ही महसूस कर रहे हैं कि शायद जीवन का अंतिम क्षण चल रहा है, मगर ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि इलाज करवा पाए प्राइवेट हॉस्पिटल में, और इस दौरान भी इन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं कि इन्हें निशाना बनाने वालों की चमड़ी कितनी मोटी है? क्या वो लोग इंसान कहलाने के लायक भी हैं? इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा लिख रहे हैं कि पूर्व राज्यपाल आईसीयू में है, गंभीर हालत में है। उनका जो बयान आया है वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाना चाहिए, जो कि कानून में बेहद महत्वपूर्ण साक्ष्य भी होता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले। मलिक जी ने कहा है कि उन्हें फंसाया जा गया है, जबकि उन्हें जम्मू कश्मीर में 150 करोड़ के रिश्वत के प्रस्ताव का पर्दाफाश किया था। सरकार ने उन्हें विसल ब्लोअर की जगह अपराधी बना दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर सीबीआई को नोटिस देना चाहिए और कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। इसी अमृतकाल में देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से हर उस व्यक्ति को टॉर्चर किया गया है जो सच बोलता है, जो सत्ता के सामने रेंगने को तैयार नहीं होता। परेशान होने वालों में एक बड़ा नाम वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का भी है। जब वो टीवी चैनल पर काम करते थे तब किस तरीके से प्रताड़ित किया गया ये तो हमने देखा ही, किस तरह से षड्यंत्र करके नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया गया, चैनल बिक गया, ये भी हम सब ने देखा। और जब वो यूट्यूब पर आ गए तब भी शांति नहीं है। पहले तो यूट्यूब चैनल को लेकर आए दिन नई नई समस्याएं सामने आती रहती हैं, पता नहीं कब कौन सा किसका चैनल गायब हो जाए। मगर अब एक और बड़ी समस्या ये आ गई है कि नकल, यानी नक्काल बहुत सारे आ गए हैं। मुझे याद है इन्होंने जब अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया, यानी पहली वीडियो अपलोड की थी, तो शायद उसी में ये कहा था कि इनके नाम से इतने फर्जी चैनल बना दिए गए हैं कि मजबूरी में अपने ही नाम के आगे ऑफिशियल लगाना पड़ रहा है। और अब देखिए, ऑफिशियल लगने के बाद भी नक्कालों ने अमृतकाल का भरपूर लाभ उठाना शुरू कर दिया है। एआई की मदद से फर्जी वीडियो और ऑडियो बनाकर कुछ भी बोला जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड की जा रही है और लाखों में लोग देखने वाले भी हैं। इस तरह के कई चैनलों को मैंने खुद रिपोर्ट भी किया, मगर वो चैनल आज तक चल रहे हैं। फिलहाल जो ताजा घटना हुई है जरा उसको सुनिए। एक वीडियो जो कि लगभग 2 मिनट 18 सेकंड की है, सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें रवीश कुमार की एआई जनरेटेड आवाज डालकर कुछ सेकंड की उनकी वीडियो क्लिप यूज करके, जहां की लिपसिंग भी मैच नहीं होती है, किसी ने बदमाशी करके वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में किसी स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को लेकर सवाल उठाए गए। रवीश कुमार की यह फर्जी वीडियो देखते ही पता चल जाता है कि यह एआई जनरेटेड है, डीप फेक है। मगर सत्ता का नशा और नफरती चिंटू बनने के बाद व्यक्ति की आंखों पर जो पर्दा पड़ता है, उसके बाद सिर्फ वही दिखता है जिससे अपना धंधा सेट हो जाए। दैनिक भास्कर के कोई पत्रकार है मुकेश कौशिक, इन्होंने इस वायरल वीडियो पर लिख दिया है कि रवीश कुमार सहित कई यूट्यूबरों ने स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को लेकर सवाल उठाया है कि वो पिछले 7 मई से दिख नहीं रही हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि रवीश कुमार और कोई अन्य भी किसी भी फाइटर पायलट को ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी ने देखा है क्या? आगे इन्होंने पाकिस्तान के ट्रैप में फंसने और पत्रकारिता पर ज्ञान ठेलने का काम किया है। सिखा रहे हैं कि पत्रकारिता क्या होती है, कैसे की जाती है, अपना उदाहरण दे रहे हैं। यानी जो व्यक्ति डीप फेक वीडियो को, वो भी 2 मिनट से ज्यादा लंबी वीडियो को देखकर पता नहीं लगा पाया कि वो वीडियो फर्जी है कि असली, वो रवीश कुमार को पत्रकारिता पर ज्ञान ठेल रहा है। इस पर रवीश कुमार लिखते हैं कि दैनिक भास्कर के पत्रकार मुकेश कौशिक ने लिखा है कि मैंने स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को लेकर सवाल उठाए हैं। मैं
न तो इस नाम से परिचित हूं और न ही मैंने कोई सवाल उठाया है। किसी ने डीप फेक का इस्तेमाल करके मेरे नाम और चेहरे से वीडियो बनाया है। कल ही मैंने ट्वीट किया था कि मैंने शिवानी सिंह पर कोई वीडियो नहीं बनाया और ये डीप फेक है। फिर भी मुकेश कौशिक मेरे नाम के साथ इस फेक वीडियो को, फेक न्यूज को जोड़ते हैं, फेक न्यूज पर फेक न्यूज फैलाते हैं। हो सकता है उन्हें मेरे आधिकारिक यूट्यूब चैनल के बारे में पता ना हो, मेरे ट्विटर अकाउंट के बारे में पता ना हो, लेकिन कोई वीडियो डीप फेक है उसे देखकर समझ आ जाना चाहिए। परंतु बहुत चालाकी से इन्होंने मेरा नाम जोड़कर लिख दिया है। आरोप भी लगा रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जरा भी ध्यान से इस वीडियो को देखते तो पता चल जाता। ऐसी चालाकी से बेहतर है कि वाशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि गोदी मीडिया क्या कर रहा था। जो लोग अफवाह फैला रहे थे उन पर लिखें तो वाशिंगटन पोस्ट को मेहनत नहीं करनी पड़ती। उम्मीद है मुकेश कौशिक अपना पोस्ट हटा देंगे। उन्हें अंग्रेजी आती है, मुझे ठीक लगा। हिंदी के पत्रकार को पत्रकारिता ना आए चलेगा, बिना अंग्रेजी के काम नहीं चल सकता। मुझे इंग्लिश नहीं आती है। रवीश कुमार कहते हैं कि मुकेश जी आप भी चेक कर लीजिए कि आपके पेज पर आप ही लिख रहे हैं या कोई डीप फेक लिख रहा है। इस तरह के मामले अपने आप में बड़े गंभीर हैं और चिंता का विषय है। वैसे तो पहली नजर में ही पता चल जाता है कि ये वीडियो फर्जी है, डीप फेक है, यानी एआई से बनाया गया है। मगर सवाल है कि कहीं ये संगठित तरीके से रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को परेशान करने का नया जुगाड़ तो नहीं है। झूठा आधार बनाकर ट्वीट करवाओ, आरोप लगाओ, बदनाम करो, फिर रवीश कुमार अपना सब काम धाम छोड़ के उस पर जवाब देंगे। फिर अन्य पत्रकार मिलजुल कर इस मामले का खुलासा करने के लिए इस पर समय व्यय करेंगे। सोचिए, रवीश कुमार को इस पोस्ट को देखने, पढ़ने, जांचने, लिखने में कम से कम आधे घंटे का समय तो लगा ही होगा और जो मानसिक उलझन हुई वो अलग। अगर ये सब ना होता तो यही समय, यही ऊर्जा वो कहीं और लगाते, जनहित की बात करते, आपकी बात करते, पत्रकारिता में लगाते। मुझे याद है कई महीने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी डीप फेक को लेकर चर्चा कर रहे थे और देश को सावधान कर रहे थे। तो क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि सावधान करने के बाद आपने किया क्या? आए दिन ऐसे फर्जी वीडियो सामने आ रहे हैं। क्या हमारे देश की तमाम जांच एजेंसियां और पूरा का पूरा सिस्टम इस काबिल नहीं है कि वो ऐसे फर्जी चैनलों को पहचान कर उन पर पाबंदी लगा सके? सवाल तो यूट्यूब जैसे और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी है कि वो स्वतंत्र पत्रकारों को बेमतलब की चीजों में लगातार उलझाए रखता है, परेशान करता है, किसी का भी चैनल हटा देता है। जबकि जहां स्पष्ट फर्जीवाड़ा है वहां शिकायत के बाद भी एक्शन नहीं होता। रवीश कुमार के नाम से और अन्य पत्रकारों के नाम से भी तमाम चैनल बने हुए हैं जो फर्जी तरीके से अन्य लोग चला रहे हैं। कौन चला रहा है नहीं पता। सरकार चाहे तो पता लगा सकती है, लेकिन चाहे तो उन पर कोई पाबंदी नहीं है। हमारे वीडियोस को भी डाउनलोड करके बहुत सारे लोग अपने अपने चैनलों पर अपना नाम लगा के चलाते हैं। जहां नकारात्मक पर्पस दिखता है वहां हम रिपोर्ट भी करते हैं, मगर कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। चैनल जस का तस चल रहा है। यहीं से मन में संदेह होता है कि जो लोग नकली शंकराचार्य पैदा कर सकते हैं, नकली किसान पैदा कर सकते हैं, नकली जवान पैदा कर सकते हैं और नकली पहलवान पैदा कर सकते हैं, क्या वो इस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से संगठित तरीके से नकली पत्रकार पैदा करके असली पत्रकारों को उलझाने और परेशान करने का सिस्टम नहीं चला सकते? वरना कितना समय लगता है ऐसे फर्जी चैनलों को पहचानने में और उन पर कार्रवाई करने में। बहरहाल समय तब नहीं लगता है ना जब कार्रवाई करने का मूड हो। जब मन नहीं है कार्रवाई करने का तब तो चलता ही रहेगा। और आप तो जानते हैं अमृत काल में जो सत्ता के राग में राग मिलाएगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव को ही याद कर लीजिए। पिछले साल इन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में बेहद विवादास्पद भाषण दिया, नफरत भरी उल्टियां की, वो सब कुछ बोला जिसके लिए बहुत कुछ कार्रवाई की जा सकती थी, मगर हुआ कुछ वो नहीं। देश की तमाम जानी मानी हस्तियों ने कार्रवाई के लिए आवाज उठाया, मगर रिजल्ट वही रहा, नीलबटा सन्नाटा। एक बार फिर से साबित हुआ कि सैया है कोतवाल तो डर काहे का। आगे का मामला बताने से पहले आपको बता दें कि जस्टिस शेखर का विवाद जब सामने आया, उन्होंने भारत को बहुमत की इच्छा से यानी बहुसंख्यकवाद के हिसाब से चलने की इच्छा जताई और कहा कि खाली हिंदू ही विश्वगुरु बना सकते हैं भारत को। मुसलमानों को लेकर अनाप शनाप बोला तो यूपी के मुख्यमंत्री इनके बचाव की मुद्रा में नजर आए और यूपी के मुख्यमंत्री की खूब सारी तारीफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करते हैं जो कि राज्यसभा के सभापति हैं। और अब खबर आई है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कार्रवाई करना चाहते थे, आंतरिक जांच करवाना चाहते थे, मगर राज्यसभा की चेतावनी मिली और सुप्रीम कोर्ट ने कथित नफरती बयान देने वाले जज के खिलाफ जांच को रोक दिया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जब शेखर यादव ने सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए हामी भर दी थी तो बाद में उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी। हमने पिछली वीडियोज में भी कहा था कि माफी न मांगने का एक कारण यही हो सकता है कि बहुत बड़के बड़के लोगों का हाथ इनके सर पर हो और उन्होंने कहा हो कि टेंशन मत लो जस्टिस शेखर यादव, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे तुमने हमारी ही भाषा तो बोला है। और अब देखिए खुलासा हो ही गया। बंद कमरे में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जज शेखर यादव को बिठाया था, तब जाकर ये माफी मांगने को तैयार हुए थे, लेकिन माफी मांगा नहीं। और अभी खबर आई है कि राज्यसभा
सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर जांच को रुकवा दिया। इस मामले पर पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्र लिख रहे हैं कि एक तरफ राज्यसभा सचिवालय ने जांच को रुकवा दिया, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति को शिकायत है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में न्यायपालिका ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। यशवंत वर्मा को तो आप जानते ही हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में थे और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। उनके आवास पर करोड़ों के जले हुए नोट पकड़े गए थे। यानी एक जज पर समय से कार्रवाई नहीं हुई, उसे लेकर नाराज हैं, और दूसरे जज को राज्यसभा से ही चिट्ठी लिखकर जांच से बचा लिया जाता है। आगे इन्होंने लिखा है कि मुसलमानों को कठमुल्ला कहने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जांच करने वाला था। इसके लिए तत्कालीन चीफ जस्टिस इन हाउस इंक्वायरी कमेटी का गठन करने वाले थे। जस्टिस शेखर यादव से सफाई मांगी थी, लेकिन तभी राज्यसभा सचिवालय से सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी गई। कहा गया कि जांच करने का अधिकार केवल राज्यसभा का है और जांच का पूरा अधिकार सिर्फ राज्यसभा के सभापति के पास है, इसलिए संसद और राष्ट्रपति ही इस पर निर्णय लेंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस ने जांच की योजना को वहीं पर रोक दिया और मामला खत्म हो गया। जस्टिस यादव के खिलाफ उनको पद से हटाने के लिए राज्यसभा के 55 सांसदों का हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव भी राज्यसभा के सभापति के पास भेजा गया था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, अमृतकाल चल रहा है। और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो इनकी लाइन पर चलेगा वो कितना भी गंदे से गंदा कांड कर दे, सुरक्षित रहेगा, फलेगा फूलेगा, दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगा। और जो अपने हक, अधिकार और सच बोलने के रास्ते पर जाएगा वो आईसीयू में पड़ा हुआ प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने का सपना देखता रह जाएगा। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।